Good morning everyone. I am Vasudha Sharma, Assistant Professor of CSE Department. आज हम लोग पढ़ेंगे डिमांड पेजिंग के बारे में। उसके पहले हम समझना चाहते हैं कि डिमांड पेजिंग जो कंसेप्ट होता है वो कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो हम समझते हैं मेमोरी को। मेमोरी क्या होती है? अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें तो मेमोरी एक हमारा एक मेन पार्ट होता है जहाँ पर हम सारे स्टोरेज का यूज़ करते हैं। मेमोरी जो होती है वो लॉजिकली और फिजिकली दो तरह से हमारे डिवाइडेड होती है इन द सिस्टम। लॉजिकल मेमोरी की बात करें तो लॉजिकल में हमारे लॉजिकल डेटा स्टोरेज रहता है, फिजिकल मेमोरी में हमारा रहता है। इनको कैटेगराइज करने में मेमोरी का अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है, जिसमें हम लोग कुछ कंसेप्ट जो होते हैं वो हमारी रैम रोम इस तरह की चीज़ों को डिफाइन करता है, जो कि बेसिक कंप्यूटर में हम लोग समझते हैं कि क्या चीज़ें होती है। बात करते हैं कि लॉजिकल मेमोरी में सब डिवीज़न कैसे होता है। तो सब डिवीज़न जो होता है उसमें बेसिकली पेजिंग का यूज़ होता है, सेगमेंटेशन का यूज़ होता है। इसके थ्रू हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं और उस पर्टिकुलर को डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी मेमोरी का हम कैसे बेनिफिशियली यूज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं सब टाइप्स में एक टाइप जो आता है नेक्स्ट, हमारा जो डिमांड पेजिंग कंसेप्ट आता है वो वर्चुअल मेमोरी में आता है। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें हम मेमोरी का यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब वर्चुअल मेमोरी की बात करें तो वर्चुअल मेमोरी इज द कंसेप्ट इज आल्सो स्विफ्टली इनेबल्ड बाय द डिमांड पेजिंग। स्विफ्टली इनेबल से हम समझ सकते हैं कि हम इसमें पर्टिकुलर कोई डेटा को स्वैप इन कराते हैं और स्वैप आउट कराते हैं, और पर्टिकुलरली स्वैप इन और स्वैप आउट के फंक्शंस के थ्रू हम मेमोरी का यूटिलाइजेशन काफ़ी बेटर वे में कर सकते हैं। The basic purpose of the operating system is reduce the load on the system. ऑपरेटिंग सिस्टम बोलता है कि मेरे सिस्टम का लोड कम से कम हो जाए और उसका यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छा हो जाए, परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर तरीके से दिया जाए, जिससे मेरे सिस्टम की जो इफ़िशियंसी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ सके। एवरी प्रोसेस एज वी डिस्कस इन वर्चुअल मेमोरी डिमांड पेजिंग वर्क अगर मेन कंपोनेंट माने तो इसमें हमारी कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। CPU इन्वॉल्व रहता है, मेन मेमोरी इन्वॉल्व रहती है क्योंकि मेमोरी का यूटिलाइजेशन अगर हमें करना है। इंटरप्ट इज द बैरियर विच इज ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ होता है। जब हम मेन मेमोरी की बात करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं, तो हर मेमोरी में अगर कोई डेटा स्टोर होता है तो उनको स्टोर कराने के लिए हमें एड्रेसिंग देना पड़ती है। एड्रेसिंग बेसिकली हम लॉजिकल एड्रेस के थ्रू दे सकते हैं और फिजिकल एड्रेस के थ्रू दे सकते हैं। लॉजिकल एड्रेस का एक अपना अलग कंसेप्ट होता है, फिजिकल एड्रेस का अलग कंसेप्ट होता है। लॉजिकल एड्रेस में हम पर्टिकुलर मेमोरी को क्लासेस में डिवाइड करते हैं, फिजिकल एड्रेस में हम उनका मैक एड्रेस करते हैं, जिससे हम पर्टिकुलर सिस्टम में कौन सा डेटा कहाँ रखा गया है, कैसे रखा गया है, इसका आइडेंटिफिकेशन हम एड्रेस के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको टॉपिक दिख रहा है पेज टेबल। पेज टेबल पर्टिकुलरली पूरी एड्रेसिंग को मेंटेन करके रखता है कि पर्टिकुलर सिस्टम पे कोई जो है वो मेंटेन किस तरह से हुआ है। डिमांड पेजिंग की बात कर रहे थे तो डिमांड पेजिंग में सपोज मेरे पास दो प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रोग्राम ए और प्रोग्राम बी, विच इज शोन इन द पीपीटी। प्रोग्राम ए अगर हमारा चल रहा है तो हमारी मेन मेमोरी से उठकर वो सेकेंडरी मेमोरी के पास हो रहा है। जब वो प्रोग्राम मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के पास होता है तो वो ऑपरेशन हमारा स्वैप इन कहलाता है। स्वैप इन के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलरली है वो मेन मेमोरी से सेकेंडरी की मेमोरी की तरफ मूव ऑन हो रहा है, जिसमें हमारा कोई डेटा इन कर रहा है। जब काम कंप्लीट हो जाता है तो सेकेंडरी मेमोरी से उठकर वापस से वो मेन मेमोरी में आ जाता है, ताकि क्या होता है कि जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका यूटिलाइजेशन हम काफ़ी प्रॉपर वे में कर सकें, रीयूजेबल कर सकें। इसके लिए जो अगर हमारे सेकेंडरी मेमोरी से रिवर्स फॉर्म में जाते हैं तो वो स्वैप आउट फंक्शन कहलाता है। A request may be to the CPU for a page that may not be available in the main memory in active state is generate the interrupt। अब क्या होता है, इंटरप्ट की बात कही थी कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दिस इज कॉल्ड द इंटरप्ट। मेमोरी में हम लोगों ने कई पेज की रिक्वायरमेंट की करी, बट वो हमारा वहाँ पर क्या है, अवेलेबल है ही नहीं। जब वो अवेलेबल ही नहीं है तो हम उसको कैसे काम करवाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होकर कर देती है। कई बार क्या होता है कि हमारी जो स्टेट है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जब मूव करती है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्रोसेस कैसे अलग अलग स्टेट पे मूव करती है, तो जब हमारी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे कोई प्रोसेस मूव करती है
तो मूव करने के दौरान पे वो क्या होता है, इंटरप्ट ऑकर हो सकता है। कभी कभी लॉजिकल एड्रेस में जो एड्रेसिंग में सर्च करने में हो सकता है। इस तरह के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमारी जनरेट होती है, जिसको हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से सॉल्व कर सकते हैं। अब पेज फॉल्ट हुआ, पेज की कोई प्रॉब्लम ऑकर हुई, मतलब कहीं ना कहीं कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास 3 तरह की एल्गोरिथम डिफाइन की गई है। एक होती है हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकेंड वन होती है लीस्ट रिसेंट यूज, जो हमारी बहुत देर से यूज में नहीं आया है। लास्ट वन एक होती है ऑप्टिमल। 3 तरह की एल्गोरिथम्स को हम लोग यूटिलाइज करते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले मेमोरी ब्लॉक में आया था वो पहले आउट होके दूसरे को रिप्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि मुझे एक ही पेज टेबल दी है, उसी पेज टेबल का यूटिलाइजेशन करना है, और रिप्लेसमेंट के थ्रू मैं उसी ब्लॉक के अंदर मल्टीपल डेटा को स्वैप इन स्वैप आउट कराऊंगी। उस स्वैप इन स्वैप आउट करके मैं उस मेमोरी के ब्लॉक में ऑल द डेटा पास करा के, स्टोर करवा के, अपनी प्रोसेस का काम करा के स्वैप आउट कर दूंगी। पेज एंटर होती है तो वो हमारा स्वैप इन होता है, आउट होती है स्वैप आउट होता है। अब अगर हम इसको न्यूमेरिकल वे में समझना चाहें तो उसका न्यूमेरिकल वे में हम लोग समझ सकते हैं इस तरह से कि मुझे एक इनकमिंग पेज की स्ट्रीम दी हुई है, कोई पेज में मेरे डेटा दिया हुआ है, उसकी एक स्ट्रीम दी हुई है। आप देख सकते हैं 701203043032 इस तरह का डेटा है जिसे मुझे मेमोरी में यूटिलाइज करना है। पर मेरे पेज की पर्टिकुलरली जो साइज़ है वो केवल 3 फ्रेम की है। अब ये 3 फ्रेम की साइज़ कैसे हम डिफाइन करेंगे? जो बेसिकली स्ट्रीम हमको दी हुई है, कौन सी दी हुई है? 70120304230321 ये स्ट्रीम हमको दी हुई है। फ्रेम साइज दिया हुआ है 3 का। तो पर्टिकुलरली मैं एक ऐसा ब्लॉक डिफाइन कर देती हूँ मेरे न्यूमेरिकल समझने के लिए। बट सिस्टम में इसी तरह से मेमोरी का पार्ट डिवाइड होता है, पार्ट डिवाइड होकर हमारी स्ट्रीम उसमें पास होती है। बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसको अपने ब्लॉक पे जगह पहले पा लेगा। तो यहाँ पर फ्रेम साइज में सबसे पहले मेरे पास आया है 7, तो वो 7 को मैं इनिशियलाइज करा के फर्स्ट प्लेस पे पास कर दूंगी। देन मेरे पास सेकेंड स्ट्रीम आई है वो है 0, देन थर्ड स्ट्रीम आई है 1। अब मैं अगर इसको समझना चाहूँ कि कैसे कैसे ये आगे पास होगी, ठीक, आप पीपीटी में देख सकते हैं। फर्स्ट ब्लॉक आपको दिख रहा है 7 का, सेकंड ब्लॉक में आपको 7-0 दिख रहा है, थर्ड ब्लॉक पे 7-0-1 दिख रहा है। अब ये 3 ब्लॉक तो मेरे फुलफिल हो गए। फुलफिल होने पे अब मेरी तो रिमेनिंग स्ट्रीम तो बहुत सारी बाकी है, इनको तो मुझे स्टोर करवाना है। तो मैंने कहा था कि जो हमारा फर्स्ट इन आया था वो फर्स्ट आउट होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले मेरे पास जो स्ट्रीम आई थी वो 7 आई थी, तो मैं 7 को आउट कर दूंगी और उसकी जगह जो नई स्ट्रीम आई है उसको एंटर करवाऊंगी। तो मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉक बनता है उस नेक्स्ट ब्लॉक में ये वैल्यू क्या हुई? स्वैप आउट हो गई, और स्वैप इन इसकी जगह कौन आया? 2। तो मेरी ब्लॉक की इनिशियलाइजेशन इस तरह से हो गई। अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में हम 2 तरह की चीज़ें देखते हैं, एक होता है मिस, एक होता है हिट। पर्टिकुलरली मिस वो बात होती है पेज वॉज नॉट फाउंड इन द मेमोरी, हमारी मेमोरी फ्रेम में वो पेज है ही नहीं, दिस इज कॉल्ड द मिस। आपको हर एक ब्लॉक के नीचे मिस और हिट 2 तरह की चीज़ें शो हो रही होगी। मिस में हमारा दिख रहा है कि 7 के फर्स्ट स्ट्रीम जो आई थी, 7 के नीचे आपको मिस टर्म दिख रही है। मिस टर्म का मतलब है कि वो मेमोरी ब्लॉक्स में अवेलेबल नहीं था। सेम 0 की बात आई, 1 की आई, ये मिस काउंट करते जा रहे हैं। 2 भी हमारा मिस में था, पर इसकी जगह जब मैं 5th वाली फ्रेम पे जाती हूँ जो कि मेरी बनी हुई इस तरह से है 2-0-1, आप 0 पे एक ग्रीन कलर का साइन दिख रहे हैं। ग्रीन कलर का साइन ये कह रहा है कि ये वाली जो बीट आई है वो ऑलरेडी मेरे पास टेबल पे अवेलेबल है,
ना ही इसके लिए मुझे टाइम बचाने के लिए स्वैप इन और स्वैप आउट का फंक्शन नहीं करना पड़ेगा। स्वैप इन और स्वैप आउट ना करने से मेरा टाइम भी बच जाता है और वहीं मेमोरी का यूटिलाइजेशन हो सकता है। और उसके नीचे जो इसको कहते हैं वो अवेलेबल ऑलरेडी है, उसको हम हीट टर्म से काउंट करते हैं, जिससे हमें डिनोट हो जाता है कि वो अवेलेबल है। सेम एज इट इज मैं स्वैप इन स्वैप आउट करके मेरे रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स को उस फ्रेम्स में डालती हूँ। 5th नंबर के बाद 6th पे देखिए 3 आया, फिर आया 0 आया, फिर 4, 2, 3, 0, नेक्स्ट अगेन 3 आपको ग्रीन तरह से डिनोट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द हीट टर्म। देन 2 आया, 2 इज ऑल्सो कॉल्ड द हीट टर्म। देन 1 आया लास्ट में, वो कहलाएगा मिस टर्म। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम इस तरह से काउंट करती जाती है। अब हम इसमें निकालते हैं टोटल इनकमिंग पेजेस। टोटल इनकमिंग पेजेस कितनी स्ट्रीम आई, इनको अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो ये मेरे पास 14 फ्रेम्स में डेटा अवेलेबल था, तो टोटल हो गया मेरा 14। पेज फॉल्ट काउंट करा, पेज फॉल्ट इज द मिस, जहाँ पर मुझे कहीं नई जगह बनाकर उसको देना पड़ी, तो वो जगह कहाँ कहलाई। टोटल मेरी 11 डिजिट ऐसी थी जिसको मैंने स्वैप इन और स्वैप आउट कर कर नई मेमोरी लोकेशन डिनोट करी और उस नई मेमोरी लोकेशन को डिनोट करके उसको मैंने अवेलेबल कराई स्पेस इन द मेमोरी फ्रेम। देन आया हमारा कौन सा पेज हीट का। हीट इज काउंट द 3, 0, 3 और 2, 3 तरह के ग्रीन आपको पीपीटी पे दिख रहे होंगे, वो तीनों के थ्रू डिनोट हो रहा है कि आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं हिट शो हुआ है। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालती हूँ तो पेज का फॉल्ट रेशियो जो निकला है वो आप देख सकते हैं 11 डिवाइडेड बाय 14 और हीट रेशियो जो निकला है 3 डिवाइडेड बाय 14 के थ्रू निकला है। क्लियर है आपको। यहाँ पर हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम कंप्लीट होती है। सेकेंड हमने देखी थी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में मुझे यहाँ पर एक जो नई बीट स्ट्रीम दी हुई है, वो बीट स्ट्रीम दी हुई है 1, 2, 3, 2, 1, 5, 2, 1, 6, 2, 5, 6, 3, 3। यहाँ अगेन फ्रेम साइज मेरे पास जो अवेलेबल है वो 3 का अवेलेबल है। यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले 1 आया। अब पेज जो अवेलेबल था क्या पहले? नहीं था, तो ये क्या कहलाया मेरा? मिस कहलाएगा। हिट प्रोसेस में काउंट हुआ, देन मिस में काउंट हुआ। देन हमारे पास सेकेंड फ्रेम जनरेट करी, सेकेंड फ्रेम में 2 आया। थर्ड फ्रेम जनरेट करी, थर्ड फ्रेम में मेरा 3 आया। यहाँ पर तीनों में मेरी मिस सिचुएशन काउंट हुई। अब मैंने जब फोर्थ फ्रेम को जनरेट किया, फोर्थ फ्रेम में मेरे पास 2 आया। आप देख सकते हैं 2 ऑलरेडी मेरे पास प्रेजेंट है। 2 ऑलरेडी प्रेजेंट होने के कारण ये वाली स्टेप मेरी क्या कहलाई? हिट रेशो कहलाई। देन फिर एक और फ्रेम जनरेट करी जिसमें मेरे पास 1 आया। 1 ऑलरेडी अवेलेबल है, देन अगेन इट्स कॉल्ड द हिट। अब मेरे पास नया डेटा है, कौन सा? 5। जब मैं 5 को फ्रेम में इंक्लूड करना चाहती हूँ तब मैं क्या करूँगी? लीस्ट रिसेंटली यूज, जो मेरा बहुत देर पहले यूज़ नहीं हुआ था। मैंने देखा 1 अभी रिसेंट में हुआ था, 2 रिसेंट में हुआ था, बट 3 वाली जो टर्म थी वो बहुत देर से वहाँ पर स्टोर थी और उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पर 3 को रिप्लेस करके 5, 2, 1 कंसेप्ट कर दी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कहा था कि जो पहले आया वो पहले जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करा? जो लीस्ट रिसेंटली हमारा पहले यूज़ हो चुका है उसको हटाकर हम उसका रिप्लेसमेंट देंगे। तो 5, 2, 1 करके मेरी नई स्ट्रीम फ्रेम जनरेट होती है। देन 2 आया, वो अवेलेबल है, हिट कहलाएगा। 1 अवेलेबल है। 6 की बात है, 1, 2, 5, इसमें 6 कहाँ प्लेस होगा? 6 हमारा देखेंगे रिसेंट में 1 यूज़ हुआ था, रिसेंट में 2 यूज़ हुआ था, बट रिसेंट में 5 जो है वो बहुत पहले यूज़ हुआ था। तो मैं 5 को रिप्लेस करके 1, 2 और 6 के फ्रेम की साइज़ का क्रिएट कर देती हूँ। देन अगेन देखा 6 हो गया रिप्लेस,
2 ऑलरेडी अवेलेबल है, 5, अब 5 रिप्लेसमेंट आएगा। 5 कहाँ रिप्लेस होगा, देखें तो 2 रिसेंट में यूज हुआ था, 1 रिसेंट में यूज हुआ था, पर 2 पहले हमारा नेक्स्ट ही यूज हुआ था, 6 उसके पहले यूज हुआ था, पर 1 जो है हमारा बहुत देर से यूज नहीं हुआ है। तो उस पर्टिकुलर पेज टेबल के उस पर्टिकुलर ब्लॉक को हटाकर मैं स्विच करके करूँगी, मतलब स्वैप इन और स्वैप आउट का फंक्शन करूँगी। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली 5 जो है वो इस प्लेस पे आके होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और LRU में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में बेसिकली कोई डेटा आ रहा था, स्टोर हो रहा था और अपना काम करके बाहर जा रहा था। बट रिसेंटली में हम हमारी प्रीवियस स्ट्रीम डेटा को भी चेक करते जा रहे हैं कि कौन सी स्ट्रीम डेटा है जो हमारा बहुत देर से यूज़ नहीं हुआ है और यूज़ होके आगे काम करेगा। देन 6 आया, 3 आया, 3 आया, इस तरह से मेरे आगे के पेजेस बनते गए। आप इसमें देख सकते हैं टोटल स्ट्रीम में डेटा कितना था 15, टोटल हिट रेशियो निकाला मैंने 7, टोटल पेज फॉल्ट ऑकरेंस निकाला मैंने, और फिर जब मैंने उनको पेज फॉल्ट रेशियो को डिवाइड किया तो मेरा ये कैलकुलेशन आया, जो कि आप PPT में न्यूमेरिकल के साइड में पूरा देख सकते हैं। लास्ट जो ऑप्शन आती है वो हमारी स्ट्रीम होती है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है ऑप्टिमल और LRU में। देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। माइन्यूट से प्रोसेस सबकी सेम है, बस एक माइन्यूट डिफरेंस के कारण वो चल रहा है। अगेन स्ट्रीम लिखी 7 0 1 2 0 3 0 4 2 3 0 3 2 1। ये स्ट्रीम हमको एंटर करानी है। सेम वही काम 7 0 1, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पर जब मेरा ये कंप्लीट हो गया, देन नई फ्रेम आ गई। अब मुझे इसको प्लेस बनाना है, यहाँ तो प्लेस फुल हो गई। अब मैं इसका प्लेस कैसे बनाऊंगी? अब मैं आगे की स्ट्रीम को चेक करूंगी। पहले हम प्रीवियस देख रहे थे, ऑप्टिमम में हम आगे के स्टोरेज में देखेंगे कि कौन सी डेटा बहुत देर तक यूज़ नहीं आना है। ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है ऑप्टिमल में और LRU में। ऑप्टिमल कहता है कि फ्यूचर में कौन बहुत देर तक यूज़ नहीं आएगा उसको उठा के यूज़ करो, और LRU कहता है कि रिसेंट हमारा जो डेटा गया है उसमें कौन प्रीवियसली बहुत देर से यूज़ नहीं है उसको रिप्लेस करो। प्रीवियस डेटा फ्यूचर डेटा दोनों का मेन एक डिफरेंस इन दोनों में आता है। देन हम लोगों ने देखा कि 2 आया, 0 रिसेंट में यूज़ आने वाला है। फिर देखा इधर देखेंगे तो 0 1 बहुत 1 तो हमारा सबसे लास्ट में आने वाला है। 7 हमारी टर्म में है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगी इसमें 7 को रिप्लेस करूँगी। आप देख सकते हैं PPT में 4th वाले की फ्रेम में 2 आ गया है, 0 आ गया है, 1 आ गया है, जिसमें 7 को रिप्लेस करके मैंने करा। देन अगेन 0 आया, अब आई 3 की बात करेंगे। 3 को रिप्लेस करना है। जब मुझे इस 3 को रिप्लेस करना है तो मैं आगे की स्ट्रीम में चेक करूँगी। 3 के प्रीवियसली जो फ्रेम साइज बना हुआ है वो बना हुआ है 2 0 और 1 का। अब मुझे इन तीनों में से चेक करना है। 3 के बाद 0 तो रिसेंट में यूज़ हो रहा है, 2 भी आ रहा है, पर 1 सबसे आखिरी में आ रहा है। ये देख सकते हैं आप 0 2 1, सबसे आखिरी में कौन आ रहा है 1। मैं किसको रिप्लेस कर दूँ 1 को, तो मेरी नेक्स्ट फ्रेम साइज क्या बन जाएगी 2 0। ठीक, इस तरह से हमारे आगे कैलकुलेशन चलती है और उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम हिट और मिस को टोटल काउंट करते हैं और रेशियो निकालते हैं। इन्हीं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से उन्हीं 3 ब्लॉक पे मैंने 14 15 बीट के डेटा को रिप्लेस करके पूरा यूटिलाइजेशन कर दिया। ये तीनों एल्गोरिथम मेनली हमारी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के अंदर आती है, जो कि डिमांड पेजिंग एल्गोरिथम में यूज़ होती है। थैंक यू।